नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया जान चुकी है, समझ चुकी है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या फिर जंग का मैदान। अमेरिकी कांग्रेस की सालाना रिपोर्ट से चीन पाक की पोल खुल चुकी है। रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे चीन ने अपने J-35 विमानों की बिक्री बढ़ाने के लिए AI और वीडियो गेम्स की फेक तस्वीरें फैलाने की कोशिश की और नकली तस्वीरों से राफेल को गिरा हुआ दिखाने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर में जहां पाकिस्तान में नष्ट आतंकी ठिकानों की तस्वीरें दुनिया ने देखी, वहीं चीन और पाक फेक फोटोज में उलझा रहा। दुनिया ने देखा कि भारत ने साफ तौर पर जंग रुकवाने के लिए तीसरे देश की भूमिका को साफ इनकार कर दिया। अब ट्रंप दुनिया में खुद को शांति स्थापित कराने के लिए बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं, नोबेल जीतना चाहते थे। यूक्रेन रूस जंग रुकवाने में सफल नहीं रहे तो वो भारत पाक जंग रुकवाने के लिए क्रेडिट लेने की लगातार कोशिश करते दिखाई देते हैं। 60 बार से ज्यादा उन्होंने जंग रुकवाने की बात कही। अब उन्होंने नया बयान दिया और कहा कि उन्होंने जंग नहीं रोकने पर भारत पाकिस्तान को 350% टैरिफ की धमकी दी थी। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि दुनिया के ताकतवर देश भारत को लेकर बोलने से उनकी दुनिया में साख बढ़ेगी? लेकिन जब भारत ने दो टूक कह दिया कि जंग रुकवाने में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं है, तो फिर इस साख का क्या होगा? ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ भी करते हैं और टैरिफ की बात भी करते हैं, जबकि भारत जानता है कि उसका रूस से भी मजबूत संबंध है और अमेरिका से भी है। तो क्या वो बयानों में ना उलझकर देशवासियों के हितों के ध्यान में रखकर दुनिया से संबंध रखता है, आगे बढ़ता है, या फिर इसे सीमित करता है? दबाव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और इसी के इर्द गिर्द हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा। भारत ने बदला वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रंप जिनपिंग गए डर, भारत के पराक्रम से घबराया, पाक प्रोपेगेंडा पर उतर आया, ट्रंप का फिर भारत पाक जंग रोकने का दावा, 350% टैरिफ की धमकी की फैला रहे हवा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने का दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों पड़ोसी मई में हुए सैन्य टकराव के दौरान न्यूक्लियर वॉर में जाने वाले थे, जिसे उन्होंने भारी टैरिफ की धमकी देकर रोक दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले भी दर्जनों बार भारत और पाकिस्तान के बीच मई में युद्ध रुकवाने का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब 350% टैरिफ लगाने की धमकी का दावा किया गया है। सबसे पहले ट्रंप ने क्या कहा, उनके बयान को समझिए। भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार लेकर तैयार थे और न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप यह कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों पर 350% टैरिफ लगा दूंगा। साथ ही अब अमेरिका आपके साथ व्यापार नहीं करेगा। ट्रंप ने यह बयान अमेरिका सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बुधवार को दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का फोन आया था। उन्होंने शुक्रिया कहा और बताया कि मैंने लाखों जानें बचाई हैं। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि सीज फायर में कोई तीसरा देश शामिल नहीं था और संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान की सीधी बातचीत के बाद हुआ। ट्रंप ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर सीज फायर की जानकारी दी थी। उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी वजह से ही संघर्ष थमा है। इसके बाद से वे 60 बार से ज्यादा जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं। एक तरफ ट्रंप मोदी को अपना मित्र बताते हैं, पीएम मोदी को शानदार शख्सियत भी कहते हैं, वहीं दूसरी ओर जंग रुकवाने को लेकर क्रेडिट भी लेने की कोशिश करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इसी मसले के इर्द गिर्द हमने लोगों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश की। कुछ सवाल थे जो हमने लोगों से पूछे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका चीन भारत के खिलाफ पाक प्रायोजित प्रोपेगेंडा पर काम करता है। 67% लोगों ने हाँ कहा, 26% लोगों ने ना कहा और 7% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या भविष्य में अमेरिका और चीन भारत के खिलाफ पाक की जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 61% लोगों ने हाँ कहा, 39% लोगों ने ना कहा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि भारत पर टैरिफ बोझ के पीछे अमेरिका की क्या मंशा है। 9% लोगों ने कहा रूस को कमजोर करने की कोशिश है। 26% लोगों ने कहा भारत के बढ़ते कदम से डर और भय है। 39% लोगों ने कहा कि भारत को कमजोर करने की साजिश है। 25% ये मान रहे थे कि अपने व्यापार की चिंता है और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा और आखिरी सवाल, आतंक के पनाहगार होने के बावजूद चीन की पाकिस्तान की तरफदारी आखिर क्यों है। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी साजिश का कारण 26% लोगों ने कहा। 28% लोगों ने कहा भारत को अस्थिर करने की कोशिश है। 25% लोग ये मान रहे थे कि पाकिस्तान में व्यापक चीनी निवेश के कारण ऐसा हो रहा है और 21% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद होंगे। किरोरी सिंह विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले एक बार किरोरी सिंह जी के पास चलूंगा और उनसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों देशों के बीच डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किरोरी सिंह जी, अगर देखें हाल के दिनों में अमेरिका के कुछ स्वर हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में देखे जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। वो अमेरिका जो आतंकवाद के लिए कल को फटकार लगाता था पाकिस्तान की, अब वही अमेरिका वहां के सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मुनीर को रेड कारपेट डालकर बिछा रहा है, वहां के प्रधानमंत्री को महान बता रहा है, मुनीर को महान बता रहा है। यह संकेत क्या है? चीन, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच की डिप्लोमेसी क्या कहती है? देखिए मनोज जी, ऐसा है, पाकिस्तान और अमेरिका शीत युद्ध के समय से बहुत नजदीक रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका का, हम उसको क्लाइंट स्टेट कहते रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को वो कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर और जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में यूज भी करते रहे हैं। जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में था तो तालिबान को बढ़ाना, अल कायदा को मदद करना, ये सब अमेरिका और पाकिस्तान मिलके कर रहे थे। तो पाकिस्तान को एक टूल के रूप में अमेरिका यूज करता रहा है। लेकिन इस सदी के शुरू में अमेरिका की नीति कुछ सीमा तक बदली और अमेरिका ये चाहने लग गया कि एशिया पैसिफिक में चाइना को कर्टेल करने के लिए, यूएस रशिया को कंटेन करने के लिए भारत के साथ अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो उस समय पाकिस्तान से ऐसा लगा कि थोड़ा दूर हट रहा है और दूर हटके भारत के नजदीक आ रहा है। फिर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता रहा कि पाकिस्तान वार ऑन टेररिज्म में हमारा रिलायबल दोस्त है, पार्टनर है। ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहता रहा इस सदी के शुरू में भी। तो पाकिस्तान से अमेरिका एकदम से दूर नहीं हुआ है। अब तो पाकिस्तान को अभी भी अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबी है, वो मान के चलती है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है अमेरिका का एशिया में, क्योंकि वहां पाकिस्तान से अमेरिका अपना प्रभाव रशिया पर भी, सेंट्रल एशिया पर पे, मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में अपना प्रभाव जमा सकता है। इसलिए पाकिस्तान को एक सेंट्रल प्लेस अमेरिका मानता है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश की पार्टनरशिप अमेरिका की जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी उसके लिए जरूरी थी।
तो ट्रंप ने अब जो बातचीत कर रहे हैं, जिसकी टैरिफ की बात की आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, रिपोर्ट के अलावा सर्वे भी बताया, और उन सबको अगर हम कंसोलिडेट करके देखें तो एक चीज उभर कर सामने आती है कि ट्रंप टैरिफ को एक टूल के रूप में यूज करते हैं, और वो ये मान के चलते हैं कि दुनिया में शांति और स्थायित्व के लिए व्यापार और जो टैरिफ है उसका आज तक किसी ने यूज नहीं किया, किसी भी देश ने, तो मैं पहली बार यूज कर रहा हूं दुनिया में शांति स्थापना के लिए और स्थायित्व के लिए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का जो सुरक्षा है और अमेरिका की विदेश नीति का टैरिफ बहुत बड़ा साधन हो सकता है अमेरिका के रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिए और दुनिया में अमेरिकन प्रभाव को बनाए रखने के लिए, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उसके मुझे लगता है कुछ अनएंटिसिपेटेड रिजल्ट भी निकल रहे हैं। अमेरिका के जो ट्रेडिशनल अलाई हैं, मित्र हैं, वो भी इससे खुश नहीं है। कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन कंट्रीज, तो उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, तो ट्रंप की क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रही है। अब यूक्रेन को लेके ट्रंप ने अपने चुनाव के दौरान ये कहा था कि यूक्रेन में मैं होता तो ये युद्ध होता ही नहीं, और मैं अब 24 घंटे में इस युद्ध को शांति में बदल दूंगा, शांति स्थापना कर दूंगा। वहां उनमें फ्रस्ट्रेशन आया और ये हुआ कि भारत और चीन को ये कहा कि आप लोग तेल खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली रशिया को फाइनेंस करते हैं, जिससे यूक्रेन में रशिया इस तरह का डिवास्टेशन कर रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो प्रारंभ में उन्होंने ड्यूटी लगाने की बात की और उन्हीं की पार्टी के ग्राहम लिंडसे ग्राहम हैं जो सेनेटर हैं, उन्होंने मार्च में एक बिल तैयार किया कि 500% इन पे टैरिफ लगाया जाए। उस समय ट्रंप ने यह कह के रोक दिया कि अभी ट्रेड की बातचीत चलेगी, अभी इसको मत लाइए, तो वो रुक गए। जुलाई में उन्होंने फिर कहा कि अब ट्रंप ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अगस्त में लाने के लिए कहा है, और उसके बाद अब ट्रंप ये खुद कह रहे हैं कि उसको अलाउ कर रहे हैं नवंबर में वो 500% टैरिफ लगाने का, विशेष रूप से रशिया और चाइना पे, जो कि रशिया को मदद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रशिया के साथ वो बातचीत की भी कर रहे हैं, जिसमें हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबन है, वो मीडिएट कर रहे थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई बात। और लेकिन अभी भी विक्टर ओरबन ये प्रयास कर रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत करवाई जाए, और अगर वो बातचीत होती है तो मुझे लगता है ये टैरिफ वाला इश्यू इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा रशिया के केस में। लेकिन जो पाकिस्तान और भारत को लेके ट्रंप बार बार कह रहे हैं, विशेष रूप से वो कह रहे हैं कि मैंने टैरिफ के नाम से दोनों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, जबकि भारत इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब भारत उनकी बात नहीं मानते हैं तो ट्रंप का जैसा व्यक्तित्व है जो नहीं मानता है उसको वो इग्नोर भी करते हैं, और केवल इग्नोर नहीं करते हैं, कभी कभी धमकाते भी हैं। ये निरंतर रूप से हम देख रहे हैं, जैसे उनको अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ किया, ब्राजील वाले के साथ किया, जेलेंस्की के साथ भी किया। तो जिस तरह का व्यवहार वो करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ, तो उस तरीके से वो ये चाहते हैं कि भारत पे दबाव बनाया जाए किसी न किसी रूप में, जो अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए तैयार हो जाए। भारत ने देखिए प्रारंभ में से ही एक उदार दृष्टिकोण अपनाया। जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे ट्रंप से मिलने के लिए चौथे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में, उस समय उससे पहले भारत ने अमेरिकन बहुत सी गुड्स पे टैरिफ कम कर दिया था, और कम करने के साथ साथ ये भी आश्वासन दिया कि हम अमेरिका से कुछ चीजें और खरीद सकते हैं। और उसमें जो विजन डॉक्यूमेंट उस समय था, विजन 2035 का, उसमें बहुत सी चीजें जो अमेरिका के पार्टनरशिप की थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब भारत फिर अमेरिका से गैस खरीदने की बातचीत हो गई है, तेल की खरीद बढ़ा दी है, लेकिन ट्रंप संतुष्ट नहीं है। वो ये चाहते हैं कि रशिया से भारत को डिस्कनेक्ट किया जाए, जबकि ट्रेडिशनली रशिया भारत का सिक्योरिटी की दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से बहुत रिलायबल पार्टनर रहा है। इसलिए भारत रशिया से अपने रिलेशंस और वो उसने साफ भी कर दिया है, बता भी दिया है भारत ने कि रशिया उसका दोस्त था,
है और आगे भी रहेगा। हिमांशी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। हिमांशी जी, पहले हम देख रहे थे कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, आगे भी करेगा, स्वाभाविक तौर पर उसके व्यावसायिक हित हैं। लेकिन अमेरिका का जो रवैया भी दिखाई दे रहा है, पहला ऐसे रवैया नहीं दिखाई देता है। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान की सरजमी पे आतंकवाद पनपता है, पाकिस्तान की ज़मीन पर ही लादेन मिला था, और पाकिस्तान में जो मुल्ला मुनीर जिन्हें कहा जा सकता है, वहाँ के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, सेना अध्यक्ष हैं, उन्हें मुल्ला मुनीर कहा जा सकता है क्योंकि मदरसे में पढ़ कर आए हैं, कट्टरपंथ उनके अंदर है। और किस तरीके से जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उनसे आतंकवादी मारे गए, आतंकवादी निकले, तो किस तरीके से वहाँ पर सेना और पुलिस के जवान उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, फतेहा पढ़ रहे थे, वो भी सबने देखा। ऐसे मुल्ला मुनीर को महान बताना, अपना भाषण में ट्रंप कहते हैं कि आप महान प्रधानमंत्री हैं, और महान प्रधानमंत्री इसलिए है क्योंकि आपके पास एक महान सेना अध्यक्ष है। तो मुनीर को इस नाम से संबोधित करना जो आतंक और आतंकवादियों को पाल रहा है, क्या कहती हैं आप, क्या देखती हैं, किस तरीके से आगे आने वाले समय को देख रही हैं? जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। देखिए, जो ट्रंप के बयान होते हैं वो बहुत बड़े तौर पे जियोपॉलिटिकल ऑप्टिक्स होते हैं। उनका कई बार सच्चाई से उतना लेना देना नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को कुछ फीड करना चाहते हैं और अपने जो डोमेस्टिक जो उनके वोटर्स हैं उनको कुछ और फीड करना चाहते हैं। देखिए, मुल्ला मुनीर को महान कहने के उनके अपने कारण हैं, क्योंकि जिस तरह के व्यापारिक हित उनको चाहिए वो उसको फीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ट्रंप की ईगो। ट्रंप की ईगो को पाकिस्तान लगातार फैन करता है। देखिए, जिस तरीके से आपने वो सूटकेस वाली फोटो देखी थी कि किस तरीके से सेल्समैन बनके वो खड़े हुए थे, उनको सामान दिखा रहे थे कि हमारे पास पे ये रेयर अर्थ मिनरल है। पूरे विश्व में आप बताइए किसी और हेड ऑफ द स्टेट ने या किसी हेड ऑफ द आर्मी ने ऐसा किया है? नहीं किया है। और ट्रंप को यही चाहिए, उनके व्यक्तित्व को ये सूट करता है कि लोग आके उनके सामने हाथ जोड़ें और नमस्ते करें और कहें कि आप महान हैं। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो आज के समय में क्या हो रहा है कि भारत जो है सिर्फ साउथ एशिया का नहीं बट इंडो पैसिफिक का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और इतना बड़ा प्लेयर है कि उससे अमेरिका भी असहज हो रहा है, चाइना भी असहज हो रहा है। क्योंकि अब जो है भारत जिस तरीके से सक्षम होके उतरा है, उसने सिर्फ नरेटिव नहीं दिया, उसने अपनी दृढ़ शक्ति से, कैपेबिलिटी के हिसाब से काम किया है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ये टैरिफ का मसला हो। देखिए, पीयूष गोयल जी का बयान आया था कि यू कैन नॉट गेट अस इनटू ट्रेड बाय पॉइंटिंग अ गन ऑन आवर हेड। तो अगर भारत इतनी साफ सीधी बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इन सबको असहज होता है। लेकिन पाकिस्तान में देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा चला हुआ है और जिसको ट्रंप की फैमिली जो है वो कंट्रोल करती है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें ये चीज बहुत साफ होती है कि किस तरीके से पाकिस्तान के संसाधनों का दोहन चाइना भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। तो जब आप ट्रंप को देखेंगे, जिस तरह के वो बिजनेसमैन हैं, जिस तरह की वो बातचीत करते हैं, तो जहां उनको अपना पैसे का फायदा दिखता है वो उस तरफ जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि पाक से मोहब्बत है, पाक से कोई मोहब्बत नहीं है। पाक उनके लिए, देखिए, उन्होंने जब अफगानिस्तान में भी बगराम एयरपोर्ट की बात हुई थी तो सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या किया था कि अफगानिस्तान पे हल्का सा हमला कर दिया था टू शो ट्रंप कि हम आपके लॉयल हैं। तो पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता रहता है जस्ट टू कीप डोनाल्ड ट्रंप हैप्पी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और चीज है जो जिसको लेके वो बार बार हिंदुस्तान को लेके बयान देते हैं। पहली बात, जो इंडियन डायस्पोरा है वो उसकी तकरीबन 50 लाख की नफरी वहां पे है और वो बहुत हद तक हर चीज को कंट्रोल करता है। तो ट्रंप कहीं ना कहीं अपने आप को रेलेवेंट दिखाना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, कि मैं इतने बड़ा जो भारत का देश है उसको भी अपने हिसाब से चला सकता हूं, नचा सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की कोई खास इज्जत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान लगातार टेक्नोलॉजी अमेरिका से खरीद रहा है, पाकिस्तान जितने जहाज खरीदता है उनसे खरीदता है और चाइना से खरीदता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जितना भी उसके पास पैसा है उसका बिजनेस ये दोनों कंट्रीज को ही देता है।
तो अमेरिकन राष्ट्रपति जो हैं कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की नीति अपना के रहते हैं, क्योंकि पहले भी जो पाकिस्तान में आतंकवादी थे उनको पैसा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। जी। और ये जितना भी पूरे विश्व में जो आतंकवाद पनपता है कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है अमेरिकी पैसे से भी है। ये बाद बहुत में जब महत्वपूर्ण बात है अमेरिका हिमांशी अपना जी, बैग आपने कही है। पीछे कर- बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर आतंक पनपता है तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ अमेरिका में देखी जाती है, और जो पैसे का इस्तेमाल होता है वो अमेरिका से जाता है, और जहां से जाता है उसे डीप स्टेट कहा जाता है। मेरे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक, उनसे मैं चर्चा करूंगा। गौरी शंकर जी, जिस बात का जिक्र हिमांशी जी कर रही थी, स्वाभाविक तौर पर जितने भी देशों में तख्ता पलट हुआ है, जितने भी देशों में राजनीतिक अस्थिरता आई है, जितने भी देशों में परेशानी आई है, उसमें डीप स्टेट निकल कर आता है। हमारे ही पड़ोसी देश में बांग्लादेश में देख लीजिए कि किस तरीके से वहाँ डीप स्टेट ने काम किया। हसीना का तख्ता पलट हुआ, और हसीना ने खुद कहा कि कुछ गोरे लोग आए थे, मुझसे मार्टिन मांगा, मैंने नहीं दिया बंदरगाह, और उसके बाद मेरी सरकार का तख्ता पलट होगा। तो स्वाभाविक तौर पर, और यह भी कहा जाता है कि भाई अमेरिका में राष्ट्रपति बदल जाता है लेकिन उसकी विदेश नीति नहीं बदलती है, वो विदेश नीति जस की तस होती है, वो बनी रहती है। हमको लगा कि बाइडेन चले गए हैं तो यूनिस सरकार को अब उतना समर्थन नहीं मिलेगा। हमारे भारत के मित्र ट्रंप साहब आ गए हैं, लेकिन ट्रंप साहब तो उससे भी ज़्यादा एक कदम आगे निकल गए। बांग्लादेश को तो साथ दे ही रहे हैं, वो तो सीधा सीधा पाकिस्तान को रेड कारपेट दिखा रहे हैं। तो ये जो अमेरिका की नीति है जो अब एक्सपोज हो रहा है कि किस तरीके से, चाहे वो ईरान हो या फिर मिडिल ईस्ट हो या फिर भारत हो, साउथ एशिया हो, किस तरीके से वहां पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने में उसका योगदान रहा है। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। देखिए, आपने बहुत प्रोफाउंड क्वेश्चंस रेज किए हैं। सबसे पहला तो मैं उत्तर ये देना चाहूंगा कि अगर आप अमेरिका की पिछले 50 वर्ष की इतिहास को देखें तो उन्होंने संसार में जगह जगह अस्थिरता पैदा की है। आप सोवियत यूनियन के समय जब अफगानिस्तान में इन्होंने जिहादी लोगों को काफी पैसा दिया, ट्रेनिंग दी, उनको पाकिस्तान भेजा और सऊदी अरेबिया से बात करके उनको और फंडिंग करवाई, और एक जिहाद का और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का एक बहुत बड़ा संग्रह इन लोगों ने पैदा किया, और जगह जगह नए नए फिर आतंकी संगठन बने। आप देखिए इराक वार में जब क्या किया इन्होंने। इराक एक बड़ा सेकुलर नेशन था। मैं उस समय एक्चुअली बहरीन में पोस्टेड था और मैं इराक विजिट भी करके आया था। वहां पे कोई फंडामेंटलिज्म नहीं था, और जबरदस्ती के आरोप सद्दाम हुसैन पे लगा के उसको हटा दिया, और उसके बाद से आप देखिए इराक इकोनॉमिकली भी तबाह हो गया, और वहां पे फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, उस समय से आगे बढ़ चुकी हैं। यही चीज आप देखिए सीरिया में उन्होंने किया, और सीरिया में तो अब उन्होंने एक ऐसा टर्न लिया है कि जिस आतंकवादी पर $10 मिलियन का एक रिवार्ड था, उसको उन्होंने व्हाइट हाउस में रिसीव किया है, वो प्रेसिडेंट उसको मान लिया है, और बिल्कुल एक पॉलिसी जो बड़ी सरप्राइजिंग है वो उन्होंने अडॉप्ट की है। आप इसमें आप देखिए लीबिया में भी ऐसा ही हुआ। तो जहां जहां अमेरिका की पिछले 50 वर्षों की पॉलिसी को देखेंगे, वहां वहां इन्होंने उन देशों को विध्वंसता के कगार पे पहुंचाया है, और वहां पे इस्लामिक कट्टरता और इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ये इसकी वजह यह है कि अमेरिका बड़ी शॉर्ट टर्म, बड़ी अल्पकालीन नीति अडॉप्ट करता है। उनके पास एक लंबे समय की नीति है ही नहीं बिल्कुल। अब पाकिस्तान को लेकर के आप देखिए, उनको पूरी तरह से पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद में पूरी तरह से लिप्त है। संसार में जहां भी कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, पाकिस्तान का फुटप्रिंट वहां मिल जाता है। उसके बावजूद वो पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधार रहे हैं, सुधार ही नहीं रहे हैं। उनके जो
जो इनके फील्ड मार्शल हैं उनको व्हाइट हाउस में रिसीव करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और उनको पता है कि फील्ड मार्शल जो है वो बहुत ही फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी का आदमी है। मेरे को पूरा विश्वास है कि उनकी सरकार के लोगों ने इस बारे में उनको ब्रीफ दिया होगा, लेकिन उनको एक क्रिप्टो करेंसी का डील उन्होंने करवा दिया, और एक उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम आपका जो नोबेल प्राइज का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम पूरे कदम उठाएंगे। तो उसके बाद से उसके फैन बन गए और उसी डायरेक्शन में वो चले जा रहे हैं। तो अभी बेसिकली आपको ये देखना चाहिए कि ट्रम्प की दो चीजें हैं। एक तो उसका अहंकार बहुत ज्यादा है, उसको हम किसी भी तरह से अहंकार की पुष्टि करते रहें और उनको कहते रहें कि आप बहुत महान आदमी हैं। दूसरा, उनको कोई इनडायरेक्टली ब्राइब देते रहें बिजनेस के रूप में, आप कोई ट्रम्प टावर खड़ा कर दीजिए या कोई क्रिप्टो करेंसी दे दीजिए या कोई एयरप्लेन उनको जैसे कतार ने दिया है गिफ्ट कर दीजिए, तो वो आपके साथ बिल्कुल आ जाएगा। तो ये इस तरह की नीति जो ट्रम्प की है ये बड़ी घातक नीति है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कौटिल्य ने यही कहा था कि हमें हर तरह के व्यक्ति से डील करना पड़ता है जब हम विदेश की नीति अडॉप्ट करते हैं। तो उसके जो अहंकार है उसको थोड़ा सा संतुष्ट करके हमें भी उसका फायदा लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी तरह से हम हमारी जो देश की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना उनको सेटिस्फाई करके आगे बढ़ सकेंगे। अभी हमारे ऊपर भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है अभी आज भी। जी। कुछ चीजों में उन्होंने कम किया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, क्योंकि वो लोकल प्राइसेस ज्यादा जा रही थी। तो उसका कारण यही है कि हमने जब वो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से वो उसकी प्रशंसा लेना चाहते थे कि मैंने इसमें हस्तक्षेप किया और इस युद्ध को बचाया, और वो पूरी तरह से हम उनको दे नहीं पाए, जबकि पाकिस्तान ने उनको पूरी तरह से सराहना की। हमको भी ये कह देना चाहिए था कि ठीक है अमेरिका ने हमारे साथ कांटेक्ट किया एक मित्र देश के रूप में, लेकिन हमने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया कि आप पाकिस्तान को बोलिए ये हमारा द्विपक्षीय मामला है, वो हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट करें और हम उनसे डील कर लेंगे। तो शायद हो सकता था कि हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो बेहतर होता। तो इन चीजों में हमें थोड़ा सा यू नो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको इस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए कि जो शक्तिशाली देश है उनकी बिल्कुल मतलब अगेंस्ट में भी नहीं जाते हुए दिखाई दे, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी जी। विदेश नीति की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कभी कभी ऐसे गेम हमें खेलने चाहिए और वो जरूरी होता है। वो तो मेरा जरूरी भी ये रहता है। मानना है हिमांशु जी कि हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, हाल के दौरान अगर अगर भारत की सीमाओं को देखा जाए, भारत के पड़ोसी मुल्कों को देखा जाए, तो वहाँ से तल्खी देखने को मिली है। भूटान भी हो गया, नेपाल भी हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, श्रीलंका भी हो गया, और कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ भारत को मिलता रहा। लेकिन अब अमेरिका से ट्रंप के बयानों को देखिए कि किस तरीके से जो भारत पाकिस्तान का तनाव रहा, ऑपरेशन सिंदूर चला, किस तरीके से वो पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते नजर आए। चाइना से भी इस तरह से बयान देते नजर आए। और यहाँ तो अमेरिका की सरजमी से जो यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की जो एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरीके से चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, चीन ने भी अपने हथियारों को टेस्ट कर लिया और भारत पर वो भारी पड़े। यहाँ पर सफलता की बात पाकिस्तान की ट्रंप भी कर रहे हैं। तो अब जिस तरीके से भारत के पड़ोसी मुल्क में भारत के खिलाफ तल्खी देखी जा रही है, विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं, जो बड़ी शक्ति हैं, दो बड़ी शक्ति जिनमें अमेरिका भी है, चीन भी है, वो भी भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, जैसा गौरी शंकर सर समझा रहे थे कि आप अगर एक आदमी है जिसकी ईगो थोड़ी सी हवा देने से और अच्छी हो जाती है तो आप वो काम कर सकते हैं। तो एक तो वो चीज है। जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए चाइना को ये पता है कि इंडिया जो है यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है, और बड़ा प्लेयर होने के साथ साथ वो एक कंपटीशन भी है चाइना का।
जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो देखिए पाकिस्तान कितना सारा बिजनेस चाइना के साथ कर रहा है। उसके 81% हथियार जो है चाइना से आते हैं। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय गिलगिट बाल्टिस्तान में चाइना अपने जो स्टेल्थ 5 हैं उनको टेस्ट कर रहा था। हालांकि बाहर दुनिया ने किसी ने ऐसा देखा नहीं है कि भाई चाइनीज जहाज की एफिकेसी क्या है। इवन पूरे युद्ध के दौरान भी हमें नहीं पता है। लेकिन हमें एक चीज और पता है कि जो बाइडू सैटेलाइट्स हैं वो इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रही थी। पाकिस्तान के पास तो अपनी सैटेलाइट्स है नहीं, जी। तो इनको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही थी? एंड दे हैड एक्चुअल पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट डिविजन्स एंड ब्रिगेड्स एंड एवरीथिंग। तो चाइना इनको लगातार हेल्प कर रहा था। देखिए ऐसा नहीं है कि चाइना से हमारी तलखी अभी बढ़ी है। अभी तो बल्कि कोशिशें ये की जा रही हैं कि चाइना के साथ रिश्ते सुधरे। जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी जब गए थे और एससीओ कॉन्फ्रेंस में जब इन्होंने कोशिश की थी कि उसमें ऑपरेशन सिंदूर ना डाला जाए, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था और कोई जॉइंट समझौता या कोई सिग्नेचर उसके बाद नहीं हुए थे। लेकिन जब उसके बाद में विदेश मंत्री गए हैं, तो काफी सारा चीन के रुख में बदलाव आया है। RIC जो है, रशिया, इंडिया एंड चाइना, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है कि देखिए कॉमन दुश्मन तो हमारा अमेरिका ही है। और दुश्मन मैं ना भी कहूंगी तो इस समय जिस तरीके से पूरे विश्व को ट्रंप ने परेशान किया हुआ है बिकॉज ऑफ द टेरिफ्स, चाहे रशिया हो उसके ऊपर भी देखिए वो एक तरफ तो पुतिन को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें जो है कहीं से भी दोस्ती वाली नहीं रखती हैं। और इसीलिए शायद इनका अलास्का भी फेल हुआ था, क्योंकि पुतिन ने कुछ भी ऐसी बात मानने से इनकार कर दिया था जो ट्रंप उनको प्रपोज कर रहे थे। चाइना को भी पता है कि वो भारत को भले ही अपना दोस्त ना माने, लेकिन एक अच्छे पड़ोसी की तरह भारत के साथ रह सकता है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो अमेरिका चाह रहा है कि किसी भी तरीके से वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जगह बना ले। और इसीलिए जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए उन्होंने बांग्लादेश में जो अस्थिरता मचाई है, या जो नेपाल में वो कर रहे हैं, या वो आसपास देखिए श्रीलंका में भी हुआ था, तो ये सब चीजें वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो यहाँ घुस जाएं और अपना एक बेस बना लें। जिसके लिए मुझे लगता है कि वो कोशिश करते हैं कि आसपास जो भारत के, क्योंकि भारत में उनको क्लियर है कि उनको बेस नहीं मिलेगा। दैट थिंग इज वेरी क्लियर। अमेरिका को किसी भी कीमत पे भारत की सरजमी पे अपना कोई भी बेस बनाने का मौका नहीं मिलेगा, और ना ही चाइना में मिलेगा। लेकिन उसके आसपास वो कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो छोटी छोटी जो भी कंट्रीज हों। और जब वो कई बार कोशिश करते हैं कि वो हेल्प भेज रहे हैं, चाहे वो फ्लड रिलीफ हो या आतंकवादियों से निपटने का सामान हो, हमें नहीं पता है उन जहाजों में क्या आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को इस समय अपना जो नैरेटिव है वो ठीक करने की जरूरत है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में हम कहीं पे पीछे रहे थे, तो वो था हमारा नैरेटिव। क्योंकि ISPR और चाइना, इन्होंने बहुत सारे फेक अकाउंट्स बना के जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था। देखिए युद्ध में आप युद्ध क्या लड़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है, उसके अलावा आप दुनिया को दिखा रहे हैं वो भी जरूरी है। तो इंडिया भले ही वीडियोग्राफी लेके आया था, उसने हर चीज दिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया में हमसे ज्यादा पहुंच पाकिस्तान की है और चाइना की है। चाइना तो जितना पैसा खिलाता है बाहर वो अनइमेजिनेबल है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे इतनी सारी जगह अपने लोग बिठाए हुए हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की वाहवाही हो रही थी और आज तक हो रही है, वो इसी रीजन से थी, चाहे सच्चाई उसमें ना हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अपनी डिप्लोमेसी को और एग्रेसिव रखना पड़ेगा, और जिस तरह का हम अपना नैरेटिव रख रहे हैं उसको भी हमें बदलना पड़ेगा पूरी दुनिया में। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने, किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। किरोड़ी जी, जिस तरीके से हिमांशी जी बोल रही हैं कि थोड़ा डिप्लोमेसी में चेंज लाना होगा, हमें एग्रेसिव होना होगा। अभी तक हम डिफेंसिव बने हुए हैं अमेरिका की तरफ से कि ट्रंप साहब कुछ भी ज्ञान दिए जा रहे हैं और हम चुप हैं, हम चुप्पी साधे हुए हैं। हमने संकेतों के तौर पर कह दिया है कि नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ, जो भी बोला जा रहा है वो गलत बोला जा रहा है। लेकिन भाई साहब मानने को तैयार नहीं है। फिर भाई साहब एक मंच पर जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, फिर से कह देते हैं नहीं साहब मैंने रुकवाया और मैं दावे के साथ ही कह रहा हूँ। फिर हम धीरे से कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और ऐसा कह के फिर हम निकल जाते हैं। अभी तक तो यही हो रहा है। किरोड़ी सिंह जी, क्या वाकई
सख्ती से संदेश देने की जरूरत है। दूसरी बात कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगांव का आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और आतंकी हमला, और आतंकी हमले के इर्द गिर्द जो नोटम जारी किया जा रहा था, तीनों सेनाएं युद्ध अभ्यास कर रही थी, उससे लग रहा था, जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा था कि भाई युद्ध तो हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन 2 अभी जारी है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, ऐसा वाकई हो सकता है और जल्द हो सकता है? देखिए मनु जी, आपके सवाल 2 चीजों से, एक तो भारत के रेस्पॉन्स को लेके है कि भारत किस तरह से रेस्पॉन्ड करे, दूसरा अमेरिका की स्ट्रेटेजी है उसको लेके। देखिए, भारत के जहां तक रेस्पॉन्स का सवाल है, भारत प्रोएक्टिवली इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। भारत की इस समय स्ट्रेटेजी ये है कि वो इंटरनल स्ट्रेंथ बनाए, अपना मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करे, भारत अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करे, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाए। तो इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद आप ज्यादा असर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए भारत ने यूक्रेन के क्राइसिस में भी, इजराइल पैलेस्टाइन के क्राइसिस में भी, और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट हैं उनमें इतना ही कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से समाधान किया जाए समस्याओं का। तो भारत अभी इंटरनल स्ट्रेंथ के बिना अगर हाइपर एक्टिव होता है या ज्यादा प्रोएक्टिव होता है तो भारत के लिए ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जहां तक अमेरिका का है, देखिए अमेरिका के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है ग्लोबल लेवल पे अपनी पोजीशन को बनाए रखना, और उसको सबसे बड़ा चैलेंज है चीन से। और वो चीन को 2-3 तरीके से डील करना चाहते हैं। एक तो ट्रंप ने ये कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना और रशिया में दोस्ती करवा दी, नहीं चाइना और रशिया में दोस्ती नहीं होती, मैं होता तो नहीं होने देता। तो एक तो उनकी स्ट्रेटेजी है, इसीलिए वो शी जिनपिंग से अपेक की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में भी, उस समिट में भी मिले, और वो ये चाहते हैं कि चाइना और रशिया को दूर किया जाए, जो आज की स्थिति में संभव नहीं है। दूसरा, अमेरिका ये चाहता था कि भारत को किसी न किसी रूप में यूज किया जाए, और इसीलिए ट्रंप ने पिछले टर्म में इंडो पैसिफिक की अमेरिका की स्ट्रेटेजी डिवाइस की थी। उससे पहले इंडो पैसिफिक की बात उठी थी, लेकिन ट्रंप ने उसको मजबूत किया, और जो ओबामा के टाइम में एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटेजी थी, उससे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट किया। और ट्रंप ने अभी आते ही उसका प्रयास ये था कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत को यूज किया जाए। और जब भारत के प्रधानमंत्री गए, और पिछले टर्म में भी ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जरूरत हो तो मैं उसमें कुछ मीडिएट कर सकता हूँ, मीडिएट तो नहीं, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन उस तरह का भारत का दृष्टिकोण ये रहा कि हम द्विपक्षीय मुद्दे अपने सुलझाने में समर्थ हैं, कैपेबल हैं, भारत पाकिस्तान भी और भारत चीन के साथ भी। तो भारत का दृष्टिकोण वो द्विपक्षीय रहा, वो ट्रंप को अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा उन्होंने देखा कि चीन के विरुद्ध भारत को यूज नहीं कर सकते, और जब क्वेड की एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में, तो भारत ने भाग नहीं लिया, 3 कंट्रीज ने लिया। तो उनको लगा कि ये जो क्वेड की स्थिति है इंडो पैसिफिक में, ये ज्यादा अमेरिका की मददगार नहीं हो रहा है। इसलिए अब ट्रंप फिर से एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक को वो बिल्कुल छोड़ रहे हैं। और इसीलिए क्वेड की मीटिंग भी नहीं हो पाएगी। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप यहाँ भारत मीटिंग करे, वो समिट होगी तो उसमें आएंगे। और जब अब पुतिन आ रहा है तो उससे मुझे लगता है कि फिर से ट्रंप कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं। गौरी शंकर जी, आपकी राय संक्षेप में। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ शब्दों में कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, हमारे साथ बड़ा ट्रेड है, हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है वहां पे, हमें टेक्नोलॉजी और डिफेंस के सेक्टर में उनकी सहायता की जरूरत होती है। तो हमें अच्छे रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे। अमेरिका के साथ हम दुश्मनी नहीं कर सकते, और उसके लिए हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज अगर कहीं करना पड़े, ट्रंप की थोड़ा प्रोमिनेंस देना पड़े, उसकी ईगो को शांत करना पड़े, अगर उसको इनडायरेक्टली कोई
पर्सनल डील, जैसे कोई ट्रम्प टावर बनाना चाहता है तो किसी बिजनेसमैन के थ्रू ट्रम्प टावर वहां बनवा दें, तो इस पे मेरे को कोई बुराई नजर नहीं आती जी। है। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ हद तक उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कतार कर रहा है या सऊदी अरेबिया कर रहा है, तो हमें करनी चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो वो पाकिस्तान के साथ और और जब क्लोज ट्रम्प रिश्ते साहब चले जाएं बनाएगा। तो फिर उस टावर को गिरा भी दिया जाए, ऐसा क्या? नहीं वो ठीक बुलडोजर है, चला दिया जाए? ठीक है, हाँ ठीक है, चला दीजिएगा बाद में, लेकिन जरूरत है। देखिए हमारे साथ यूएस के रिलेशंस की बहुत जरूरत है, अच्छे रिलेशंस की, जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी का सेंटर है, इनोवेशन का सेंटर है, हमारे बिजनेस और ट्रेड का सेंटर है। अभी देखिए आप कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हमारे शू इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स वहाँ कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। तो ये चीजें हमें ध्यान में रख के अगर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े तो करना चाहिए। दूसरा, मैं हिमांशी जी से एग्री करता हूँ कि हमारे नैरेटिव में कुछ कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, हम उतनी प्रोजेक्ट नहीं कर पाते अपने चीज को। जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर में ये पूरा नैरेटिव यही था, उन्होंने कहा कि हमने 6-7 एयरक्राफ्ट इंडिया के गिरा दिए, हम क्लियरली उसका डिफेंड नहीं कर पाए और उसका नंबर नहीं दे पाए। हमने कहा कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन कितना डैमेज हुआ क्या क्लियरली बोल देना चाहिए था, ये हुआ है और हमने ये किया है, उससे ये क्लैरिटी आ जाती। और फिर चाइना ने जो नैरेटिव अडॉप्ट किया जी। ना कि हमने राफाइल्स को गिरा दिया और हमारा एयरक्राफ्ट इतना अच्छा है, नैरेटिव पॉसिबल नहीं होता फिर। तो ये ये जो आपने सही कहा कि जो नैरेटिव दुष्प्रचार किया जा रहा था भारत के खिलाफ, चाहे वो हाँ। चाइना के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, उसका जवाब उतना आक्रामक तरीके से भारत की तरफ से नहीं दिया गया। अगर दिया जाता तो शायद जो जुबानी जंग अभी लड़ रहे हैं पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वो नहीं लड़ पाते। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने मेहमानों का जो मेरे साथ इस विषय पर विस्तार